नमस्ते सभी को। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं यूके से आपके लिए ये योग प्राणायाम का प्रोग्राम लेके आया हूँ। हम पिछले एक हफ्ते से हम हिंदी में भी ये सेशंस कर रहे हैं। ये जो फेसबुक है इस पे हमारे सारे सेशंस जो है अंग्रेज़ी में भी है, इंग्लिश में भी पूरे हैं और अब उनको हम हिंदी में कर रहे हैं। तो आपका सबका स्वागत, आपको सबको नमस्कार। और हम चाहते हैं कि सभी इस प्राचीन विद्या, इस योग विद्या से जुड़े और प्राणायामों से जुड़े, क्योंकि जो अभी ये स्थिति है बनी हुई इस बीमारी के साथ, तो इसमें आवश्यक है कि हम अपने फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाएं और हमारी जो इम्यूनिटी है उसके कई ढंग है। इसमें एक्यूप्रेशर भी है, इसमें कई तरह की मसाज भी होती है। तो जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जो हमारे मन के लिए अच्छा है और जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगा, जिसको हम आवा मंडल भी बोलते हैं, जिसको ओरा बोलते हैं, वही आपका प्रोटेक्शन है। ठीक है ना? तो वही आपको सुरक्षित रखेगा। तो मेडिकल टर्म में या इंग्लिश में आप उसको ओरा बोलते हो, या सॉरी इंग्लिश में आप उसको ओरा बोलते हो, मेडिकल टर्म में उसको आप इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हो। और वही चीज़ हिंदी में हम उसको आभा मंडल कहते हैं, जिसको ओरा है। तो आपके अगर जितना आसपास आपका ओरा बढ़ेगा, आपका आभा मंडल बढ़ेगा, वो आपके लिए एक सुरक्षा है। ठीक है ना? एक कवच है, एक प्रोटेक्शन है। तो ऐसे अगर आप सोचेंगे तब आपको प्राणायाम का थोड़ा और इसका महत्व पता लगेगा कि कितना जरूरी है कि हम इसको करें और इसको अपने दिनचर्या में, ये हमारा दिनचर्या बन जाए। ठीक है ना? तो हमारा लाइफस्टाइल बन जाए। तो इसको लगातार हर दिन करें, कम से कम आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा प्राणायाम। तो ये सिर्फ श्वास लेने की प्रक्रियाएं हैं जो आपके अंदरूनी अंगों को शोधित करता है। उनका व्यायाम होता है, उनकी एक्सरसाइज होती है, वो एनर्जाइज होते हैं। और फिर आप दूसरा जो व्यायाम है, जो फिजिकल योगा है, एक्सरसाइज है, वो किसी प्रकार के भी आप वो भी कर सकते हो। वो भी आधा घंटा कम से कम करें। अगर वो वाली योगा वाली एक्सरसाइज नहीं करनी आपने, आप कुछ और भी कर सकते हो। जिम जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। जो भी आपके शरीर को स्वस्थ और सहज रखे ना, तो सुखी रखे, ये सबसे जरूरी है। और तीसरी चीज जो आवश्यक है लगातार डेली करने में आपके दिनचर्या में, वो है ध्यान, मेडिटेशन। अब जब आप मुझे देख रहे हो, यहाँ पर सुन रहे हो, आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, मगर आपका मन अगर कहीं और भटक रहा है तो ये ध्यान नहीं है। तो ध्यान वो होता है कि आप एकाग्रित अपने इंद्रियों से भी हो, मगर आप अपने मन से भी एकाग्रित हो जाए। तो आप जुड़ जाएं और उस चीज में पूरा उसको सुने और समझे और उसके ऊपर मनन करें। यहाँ पर आके उसको लेकर आओ, जो भी आपने सुना है, जो भी सोचा है, जो भी देखा है, उसके ऊपर मनन करो और फिर उसको अपने जीवन में उतारो। कभी भी यहाँ से तुरंत एक निर्णय मत लेना कि हाँ मैंने बस निर्णय बना लिया, ये सही है, ये गलत। ऐसे यहाँ से बुद्धि से अपने, इस बुद्धि में हम अहंकार भी आ जाता है। तो हम ये इंसान में ये बहुत बड़ी एक गलती है कि हम बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं और सिर्फ यहाँ से ही कभी कभी सोचते हैं, यहाँ तक नहीं हम लेके आते। तो प्राणायाम में हम सिखाते हैं कि यहाँ पर आपका आत्मा राम है, आपकी जीवात्मा बैठी है, जिसको गोस्ट बॉडी भी बोलते हैं इंग्लिश में, या स्पिरिट। ठीक है ना? तो ये आत्मा से अलग है। आप ऐसे सोच सकते हो जैसे रूह जो है वो शरीर में आती है और इनको जो पोषित करता है, जो इसको जीवित रखता है, वो आत्मा है। ठीक है ना? जो उनको जीने की प्रेरणा देता है, जो है ना। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो ये 3 चीजें, मगर जीव को हम जीव आत्मा भी बोल देते हैं क्योंकि जीव के साथ ही आत्मा जुड़ी है। जब हम जीव को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब हम कहते हैं उसको आत्मबोध हो जाता है। तब वो जीव नहीं रहता, वो जब मुक्ति पाता है वो आत्मा ही बन जाता है, जिसको हम मोक्ष भी बोलते हैं। ठीक है? जहाँ निर्वाण में वो चला जाता है, तो वहां पर तो कोई शरीर नहीं होगा, वहां पर तो रूह जो है, जो स्पिरिट है, जो जीव आत्मा, उसका भी स्वरूप नहीं रहेगा फिर, अगर वो विलीन हो गया तो।
अगर वो किसी लोक में चला गया तो वो अलग बात। चलो यानी हम इतनी गहराई में अभी नहीं जाते। तो योग प्राणायाम में, मगर ये आध्यात्मिक एक प्रैक्टिस है, ये एक क्रिया ऐसी है जिसमें आपका अध्यात्म स्थिति जो है और आपकी जो सात्विक स्थिति है वो बढ़ती जाएगी। मैंने पहले भी लोगों को समझाया, ये वही लोग कर सकते हैं जो स्वस्थ है, जो श्वास ले सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों? अगर आपको आपने अपने शरीर का, अपने मन का, अपने इन सब चीज़ों का नहीं ध्यान रखा, तब आपको मेडिकल इंटरवेंशन की तो फिर जरूरत पड़ सकती है। अगर कुछ ऐसे अचानक हो जाए तब मेडिकल, ये मतलब जो एलोपैथिक मेडिसिन है या मेडिकल डॉक्टरों की इंटरवेंशन, हॉस्पिटलों की, वो जरूरत पड़ जाती है कभी कभी जिंदगी में। अगर आपकी टांग अभी टूट गई, वो योग प्राणायाम से थोड़ा ठीक होगी, वो तो आप हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, तो प्लास्टर लगाना ही पड़ेगा। तो ये तो हमारा भी प्राचीन ये सर्जरी जो है मेडिसिन, ये तो पुराने समय से 2500-3000 हजार साल पहले से, जब से महर्षि सुश्रुत ने ये सारी मेडिकल चीज़ें की है, वहाँ उससे भी पहले की ये चीज़ें हैं। तो ये नहीं है कि हम मेडिकल के ऊपर निर्भर नहीं है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, मगर जब आवश्यक पड़े तो, जब जरूरत पड़े तो, ये नहीं कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाएं, ठीक है ना, पूरे पूरे उसके ऊपर निर्भर हो जाए, तो ये गलत है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी प्रक्रियाएं सीखनी है, ऐसे विज्ञान से जुड़ना है जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, जो हमें सिखाता है कैसे स्वस्थ बनना। आयुर्वेद के थ्रू आपको पता लग जाता है कि कैसे आपको खाना चाहिए। आप में ज़्यादा पित्त है, वात है, कफ है, ये अगर आप भारत में रह रहे हो तो यहाँ पर भी आयुर्वेद के एक्सपर्ट लोग होते हैं। अपने आप को दिखाओ, जिसको आप, इनको आप न्यूट्रिशनिस्ट भी बोल सकते हो वैसे, क्योंकि वो न्यूट्रिशन के ऊपर तो वही तो उनका मेन है कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या आपके लिए सही है। तो ये आप उनसे भी पूछ सकते हो, तो आपको अपने बारे में पता लग जाएगा। एक ये चीज जरूरी है। और जितना हो सके हम अपने नेचुरल खाने को खाएं, और अच्छे खाने जो ऑर्गेनिक है, जो मतलब जिसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला हुआ, खाद खुद जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, वो वाले खाने जितना भी हो सके। आप अच्छी ड्रिंक्स जो है वो पिए। अब हम किसी को नहीं रोक सकते, हम ये सब आपके अपने पर्सनल चॉइस है, आप क्या पिएंगे, आप क्या खाएंगे। मगर ये एक मैं चीज़ आपको कह सकता हूँ कि प्राणायाम जो बंदा करता है तो वो हमेशा अपनी उसकी जो सात्विक स्थिति है वो बढ़ती जाती है। अब सात्विक एक तो राजसिक है, तामसिक है, हम सब में उन सब की एक मात्रा है, अलग अलग लोगों में अलग अलग उसकी मात्रा है। कैसे आपका व्यवहार है, आप कैसे बोलते हो, आप कैसे, सब कुछ है, क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप कैसे कर्म करते हो, कैसी सोच रखते हो, इसके अनुसार आपका सात्विक, राजसिक, तामसिक जो है नेचर आपकी बनती है। वो ऊपर नीचे होती रहती है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, या इसका जो प्रतिशत है, कितना प्रतिशत आप में ये सत्य है, सात्विक है, कितना प्रतिशत ये राजसिक है, कितना तामसिक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बदलता रहता है। और जितना हम अपने आप को सात्विक में लेके जाएंगे, प्राणायाम के द्वारा हमारी सात्विक स्थिति बढ़ती है, क्योंकि उसमें हम ऊर्जा को जब अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं, उससे हमारी एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। तो वो ही हमें ठीक करती है। और वो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमारे रक्त में जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, मतलब हमारे रक्त में वो उसके सींचन होता है ऑक्सीजन का। तो फिर वो बीमारियों से लड़ने की हमारे रक्त में शक्ति होती है, वो हमारे अंगों में जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, एक्सरसाइज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो अंदरूनी अंगों की ये व्यायाम है, एक्सरसाइज है। तो आप अंदर के इनके कैसे करोगे एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो जो हम फिजिकल चीजें करते हैं उसमें ज्यादा हमारे बाहर के शरीर के बारे में होता है। हाँ, अंदर के शरीर को भी फायदा है, लंग्स को भी फायदा होता है, हार्ट को भी फायदा होता है, ये नहीं है। मगर ये जो प्राणायाम है ये स्पेसिफिकली उन चीजों के ऊपर काम करता है और उनको और भी ज्यादा शोधित करता है, एनर्जाइज करता है, ठीक है ना। ये जरूरी है, ये आपके लिए समझना, ठीक है। और मैं समझा रहा था कि तीसरी चीज है ध्यान।
और ध्यान में ये है जिसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी इंग्लिश में बोला जाता है। मेडिटेशन कई तरह की मेडिटेशन है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भक्ति योग भी एक प्रकार का ध्यान है, ज्ञान योग भी एक प्रकार का ध्यान है, अगर आप संगीत करते हो वो भी ध्यान है। तो कई प्रकार से आप अपने मन को शांत कैसे करें, ये ध्यान है, ठीक है ना। तो जिसमें इसमें भी हम एक सहज ध्यान में शुरुआत करते हैं ताकि प्राणायाम की प्रक्रिया जो हमारी हमारी एक लय में चले, एक स्मूथनेस, एक लय में वो हो। ये ना हो कि हम हमारा मन कभी इधर भटके, कभी हम किचन में चले जाएं, कभी किसी से बात कर ले, कभी मोबाइल फ़ोन को उठा ले, कभी टीवी में कोई देख ले, कुछ गलत है। जब आप प्राणायाम के लिए बैठे तो शांत होके एकांत एक जगह को अपने घर में एक जगह अपने लिए निश्चित कर लो, वहाँ पर ही बैठना है, वहाँ पर ही ध्यान करना है, ठीक है ना। तो वहाँ पर लगातार करें, हो सके तो पूरब की ओर या उत्तर की ओर बैठ के मुख को बैठ के मुख उस तरफ होना चाहिए, ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ, ठीक है ना। तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक बड़ी आध्यात्मिक स्थिति में आपको ले जाएगा अगर आप इसको एक लय में करेंगे। जब आप पहले सीख रहे हो तो आपने कई बार सुनना है, अभी ध्यान करना है, सोचना भी है, काफ़ी इंटेलेक्चुअलाइज करना है, आपकी जो बुद्धि है वो बार बार अंदर आएगी, अच्छा ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों। तो पहले जब आप कुछ सीखते हो उसमें वो लय नहीं लगेगा, वो ध्यान नहीं लगेगा इतना ज़्यादा, ठीक है ना। ध्यान होगा कि आप सीख रहे हो, मगर वो वाला ध्यान नहीं लगेगा जिसमें आप एक लय में ही वो चलते रहते हो। जैसे अब गाड़ी आपने सीख ली कैसे चलानी, तो वो बस अपने आप ही आपको पता है कि ये करना है, वो करना है, यहाँ शीशा देखना है, अब इसको गियर को बदलना है, अब इधर को स्टीयरिंग करना, ये अपने आप पता लग जाता है। आपको ये नहीं सोचना नहीं पड़ता, अपने आप को कहना नहीं पड़ता अब मुझे ये करना है, वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही कुदरती होने लग जाता है। तो ऐसे ही योग भी और कोई भी चीज़ जिसमें आप श्रेष्ठता प्राप्त करने लग जाते हो वो ऐसे लगातार होने लग जाता है, ठीक है ना। तो कहते हैं एक स्थिति आती है कि कपालभाति अनुलोम विलोम ही अपने आप होते हैं। तो हम ये जब हम सोचते हैं ना कि मैं कर रहा हूँ, ये भी अहम है, इसमें भी अहंकार है। तो ये जो है अहम की जो ये फीलिंग है, जितना भी हम इसको हटा सके, जिसको भी हम इतना इसको गिरा सके वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अहम ही तो रास्ते में आता है, जिसको हम ईगो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान हम केवल एक बार, अब ये जो क्लासेस है आज हमने 8:30 इसीलिए शुरू की क्योंकि मुझे पता लगा कि भारत में महाभारत जो टीवी पे अभी चल रही है आपके, मुझे नहीं पता कौन से चैनल पे, हम तो यूके में है, मगर वहाँ पर ये 1 बजे का टाइम हुआ है। तो जब मैंने अब 8:30 यहाँ शुरू किया, आपका 1 बजे था, तो वो अब समाप्त हुई क्योंकि 12 से 1 बजे वो आपके नेशनली चलती है वहाँ पर, दूरदर्शन पे मुझे लगता है, या ऐसे कोई सैटेलाइट चैनल पे या कोई टीवी नेशनल चैनल पे। तो इसीलिए मैंने सोचा अब 8 बजे के बजाय हम 8:30 शुरू कर लिया करेंगे। अभी हिंदी की क्लासेस शायद ये 1 हफ्ते और चलेंगी, मगर सारा कुछ जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ, अभी 6 सेशन हो चुके, उसमें आपको भस्त्रिका 3 प्रकार की पता लग गई, सहज ध्यान के बारे में पता लग गया, हम क्यों प्राणायाम करते हैं इनके ऊपर काफ़ी हमने ऐसे बातें की, जैसे आज भी थोड़ी बातें हम कर रहे हैं। और फिर हमने अग्निसार भी आपको सिखाया है, कपालभाति भी सिखाई है और अनुलोम विलोम भी सिखाया है। तो ये और उद्गीत प्राणायाम भी हमने सिखाया है कि उद्गीत के वो हमने मगर इंग्लिश में दी हुई है वो वाली वीडियो, तो वो मैं बाद में हिंदी में भी करूँगा। जो मैंने इंग्लिश में वीडियो दी है वही मैं हिंदी में भी करूँगा, ताकि आप कभी भी इनको देख सके, और सबसे जरूरी है अपने सारे लोगों से उसको शेयर करें। जो ज्ञान आपको मिल रहा है, ये जो हमें बचाने की एक प्रक्रिया, इस स्थिति में जो सारी दुनिया अंदर बैठी हुई है इस कोविड-19 ये वायरस से, कोरोना वायरस से, तो इससे मात्र एक बहुत बड़ी सहायता हमें योग प्राणायाम से मिलेगी कि कैसे हम अपने जो क्षमता है रोगों को
रोगों से लड़ने की, उसको कैसे बढ़ाएं, और अपने फेफड़ों की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। अगर भगवान ना करे तो अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई कि हम हॉस्पिटल में हो और हमारी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम पड़ जाए, ये जो तमिल लोगों को ये कोई नमोनिया होता है, तो अगर आपके ये फेफड़ों की शक्ति अच्छी होगी तो वहाँ पर भी आप ठीक रह सकते हैं। तो इसीलिए ये सब के साथ शेयर करें और सबको कहें कि अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है, मुफ्त है, ये सारा कुछ फ्री में है, आप फेसबुक के ऊपर जब मर्जी देख सकते हो। बस ये है कि आप करो, अपना समय निकालें, अपने दिनचर्या को ऐसे बदले कि आप अपने लिए 1 घंटा निकाल सके। अगर वो नहीं हो पा रहा तो और भी जल्दी उठे या और भी पहले सो जाए, जल्दी सो जाए ताकि जल्दी उठ सके। और जितना हम सुबह में ये करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वहाँ पर फिर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है हमारे जो वातावरण में है ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा एक बहुत ज़्यादा होती है और अच्छी होती है। तो तब सुबह के समय उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 बजे से लेकर 6-7 बजे के बीच में बहुत ही अच्छी और स्वस्थ वो स्थिति मिलती है ना, और हवा अच्छी मिलती है। हो सके तो अगर तब करना, ठीक है ना। एक बार करो प्राणायाम। अगर आपको बहुत कोई रोग है, कोई कंडीशन है, तो आप 2 बार भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो। खाना खाने से पहले करना, खाली पेट करना, और कम से कम ऐसे 2 कप ऐसे या 2 ग्लास पानी के जरूर पिए, गरम पानी, ठीक है ना, या कोसा करके उसको कोसा कर ले, या गरम ज़्यादा गरम ना हो, मतलब उसमें कुछ डाल ले, नींबू शहद जो भी आपने डालना। चक्री फूल बड़ा बड़ी अच्छी चीज़, ये देखो ये चक्री फूल है, ये मैंने बीच में डाला हुआ है, ये देखो ये बहुत अच्छा है। और इन चीज़ों को पिए, ये आपके ये सारे एंटीवायरल भी है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, ये चीज़ें जो है अच्छी है। और आपके अंदर एक अल्कलाइन स्टेट पैदा करता है। अल्कलाइन मतलब होता है pH 7 से ज़्यादा आपके अंदर सिचुएशन बड़ी रहती है, तो उससे हमारे रोगों को लड़ने से और इन्फ्लेमेशन के साथ लड़ने के लिए बड़ा अच्छा है। ताकि इन्फ्लेमेशन जब होती है ना, सोजन अंदर शरीर के और या बाहर, तब हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग आने वाला है। तो इसको कैसे पहचाने, ये सारी चीज़ें जो है प्राणायाम के द्वारा ये अपने आप ठीक होती जाती है। और आपकी बायोकेमिस्ट्री शरीर की काफ़ी एक हफ्ते के अंदर तो भी काफ़ी चेंज होती है, मगर 9 महीने के ओवर आप अगर ये लगातार करते रहे तो कहते हैं कि पूरे शरीर की बायोकेमिस्ट्री अच्छी हो जाती, सही हो जाती है, और बिल्कुल एक जैसे नया शरीर आपको मिल जाता है, ठीक है ना, जैसे नया जन्म होता है 9 महीने में। अच्छा, तो अब कल हमने अग्निसार के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया, और अग्निसार में ये है कि उसको अलग करें, क्योंकि वो खाना खाने से पहले, तो प्राणायाम करने के बाद आप अग्निसार कर लें। ऐसे ही अब मैं आज आपको उज्जयी प्राणायाम के बारे में सिखाऊंगा, जो आपके गले के लिए सही है, जिससे आपके थायराइड की जो भी कोई प्रॉब्लम है, पैराथायराइड हाइपो हो या हाइपर थायराइड प्रॉब्लम, ये आपके थायराइड और पैराथायराइड दोनों को ठीक करेगा, जिसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं। ये विशुद्धि चक्र गले का एरिया। जब मुझे पहले कभी भी कोई फ्लू होता था, हम ठंडे मुल्क में रह रहे, ये यूके है, तो मेरा जन्म भी इधर का ही है देखो, तो जब मुझे कभी भी ऐसे लगता था ना, मुझे फ्लू होने लगा है या कोई वायरस या कुछ ऐसे बैक्टीरिया या कुछ ऐसे लग रहा था, गला कुछ खराब हो रहा है, तो जब मैं ये उज्जयी प्राणायाम करता था, तब तुरंत ही उस ही दिन ही वो चीज़ जो है वो ठीक हो जाती थी। तो सुबह करता था, शाम को, फिर रात को, जैसे 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, जैसे ये डोसेज है, जैसे मेडिसिन नहीं होती, ऐसी प्राणायाम को भी आप डोसेज की तरह देखें। तो वो चीज़ को होने से पहले ही आप उसको ठीक कर दें तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये भी आप अगर अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जो असल में जो प्राणायाम है जिसमें हमारा ध्यान लगता है वो है भस्त्रिका,
कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसके बाद भ्रामरी जो अभी मैंने सिखाया नहीं, और जिससे मन शांत होता है, और फिर उद्गीत प्राणायाम वो भी सिखाया है। तो ये 4 जो है, अभी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अलग करनी है, उद्गीत प्राणायाम के ऊपर और भ्रामरी के ऊपर। मगर ये जो है, अगर हम इन 5 को एक लय में करेंगे तो तब हमारा ध्यान टूटेगा नहीं। अगर हम बीच में उज्जयी प्राणायाम को करेंगे या अग्नि साप को करेंगे जिसमें पेट बहुत ज्यादा हिलता है, तो हमारा जो ध्यान है वो टूट जाता है, क्योंकि इसमें शरीर हिलता है और बहुत आवाज होती है, शरीर हिलता है, तो वो जो एक लय होती है ना वो हट जाती है। तो अगर हो सके तो वैसे तो ये जो उज्जयी प्राणायाम है आप कपालभाति के बाद भी कर सकते हो, मगर अब अगर आप उस लय को नहीं तोड़ना चाहते तो इसको अलग भी कर सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इसको भी अग्निसार के बाद इसको कर लो, इसको ये गले को ठीक करने के लिए, ठीक है। इसमें ये मुद्रा रहेगी, ये जो इसको हम शून्य मुद्रा बोलते हैं, ये जो बीच की उंगल है जिसको आकाश बोलते हैं, इसको स्पेस फिंगर बोलते हैं, स्पेस या ईथर, इसको अंगूठे के मूल में ऐसे लगाते हैं, ऊपर से अंगूठे को हल्का सा दबाते हैं, ये है शून्य मुद्रा। तो हाथों की मुद्रा से हमारे प्राण की जो शक्ति है वो एक सर्टन तरीके से, एक अलग तरीके से वो बहती है फिर अंदर, जहां पर भी हम अपना कुछ अलग काम करना, जैसे ये थायराइड को बेनिफिट करेगा या आपके थ्रोट को बेनिफिट करेगा और थ्रोट की डिजीजेस को ठीक करेगा, ठीक है ना। तो हर जो अलग अलग मुद्रा है इसका अलग अलग ये अलग अलग इफेक्ट देता है, इसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है शरीर के ऊपर। तो इसमें शून्य मुद्रा रखें, हमेशा सीधे होके बैठे, मेरुदंड जो होता है, मेरुदंड है ना, उसको सीधा रखते हैं, और जो रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे जिसको वही रीढ़ की हड्डी है ना, बिल्कुल सीधी रहे और ज्यादा अकड़ के नहीं बैठना और ऐसे नीचे होकर नहीं बैठना, और जो आपकी गर्दन है बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए उस रीढ़ की हड्डी के साथ, ठीक है ना। ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें से भी एक ऊर्जा बहती है लगातार, तो उसको सीधा रखना बहुत ही आवश्यक है। और मेरुदंड को स्वस्थ रखना, हमारी रीढ़ की हड्डी को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और स्पाइन के 3 बेसिक एक्सरसाइजेस है, वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगा, मगर स्पाइन के 3 मूवमेंट बेसिकली होने चाहिए। एक तो आप ट्विस्ट कर सकते हो ऐसे, ये ट्विस्टिंग मोशन है, एक आगे पीछे ऐसे पीछे झुक के आगे ऐसे, ये दूसरी मूवमेंट है, और तीसरी है ऐसे साइड टू साइड होना, ये खड़े होके भी आप कर सकते हो, आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। ये 3 स्पाइन की मूवमेंट, ये देखो जैसे ये स्पाइन है जिसको मेरुदंड बोलते हैं, अगर ये देखो ये साइड को ऐसे जब जाएगी ना तो ऐसे होगी, ठीक है ना, ऐसे जाएगी, और आगे पीछे होगी तो ऐसे और ऐसे, और फिर ट्विस्ट होगी तो ऐसे, ठीक है ना, ये ट्विस्ट। ये 3 एक्शन जो है स्पाइन के लिए लगातार डेली एक्सरसाइज में, इनके ऊपर 1-1 मिनट 2-2 मिनट कर लें तो बहुत है, कम से कम आपने कुछ किया तो है स्पाइन के लिए। तो एनीवे, फिर से वापस हम आए बैठने के ऊपर, कैसे बैठना, ऐसे चौंकड़ी मार के बैठ सकते हो, इसको सुखासन बोलते हैं। फिर सिद्धासन में बैठ सकते हो, जब एक टांग आप ऊपर ऐसे रख सकते हो, या आप पद्म आसन में भी बैठ सकते हो जब दोनों टांगों को ऊपर करना, या आप यहाँ इस कुर्सी पे ऐसे बैठ सकते हो पीछे। अब जब कुर्सी पर बैठे तो यही से तरीके है बैठने के, वैसे आप ऐसे भी बैठ सकते हो, ये है वज्र आसन, ये ऐसे अपने ऐसे नीज के ऊपर, ये वज्र आसन है, ठीक है। तो ये वाला जब हम ऊपर बैठते हैं तो बस इसमें ये ध्यान रखना कि आपके पैर जो है ऐसे क्रॉस न करें। अगर आप नीचे भी बैठे हैं, आप ऐसे सीधे आपने आगे पैर रखे, तो कभी ऐसे क्रॉस करके नहीं पैरों को बैठना, ठीक है। इससे हमारी प्राण शक्ति में जो है फ्लो, एनर्जी का जो फ्लो है वो अफेक्ट होता है। तो हम पैरों में एक फासला रखेंगे, इतना इतना कंधों में फासला है, ये जरूरी है। और फिर यहाँ पर भी सीधे बैठे। अगर आपको लगता है ध्यान लगते लगते आप गिर सकते हो, तो ये आपको रखना, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके आसपास कुछ ऐसा ना हो जिससे आपका सिर लगे, या आप ऐसे कुर्सी में बैठे जिसके साइड में ये आर्म, उसके बाजुएं हो, जो कुर्सी की भी बाजुएं होती है ना,
आर्म्स हो, तो ताकि आप ऐसे फिर बैठे रहें ठीक ठाक और गिरे मत। अगर आपको नींद भी आ गई, करते करते कई लोगों को नींद भी आ जाती है, तो ऐसे आप गिरेंगे नहीं। तो अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी इस मामले में कि आप अपनी सेफ्टी को पहले देखें। और कभी भी प्राणायाम में जबरदस्ती नहीं आपने करनी। जबरदस्ती का मतलब हुआ कि जोर नहीं लगाना, आपकी जितनी क्षमता है उतना ही आपने अंदर श्वास लेना, उतना ही आपने श्वास बाहर निकालना, उतना ही आपने श्वास को रोक के रखना है। अगर मैंने कहा कि आप कोशिश करें अंदर जो हमने श्वास लिया उसको 18 सेकंड होल्ड करना या 30 सेकंड होल्ड करना, अगर आपकी क्षमता सिर्फ उसको 10 सेकंड होल्ड करने की, आपको ऐसे होल्ड करके ऐसे से टेंशन में नहीं जाना कि मैंने बस होल्ड करना ही करना। गिनती आपके सिर में होगी, आप सिर में अपने दिमाग के अंदर वो गिनती करते रहेंगे, मगर ये नहीं है कि टेंशन से। तो हमेशा आपने स्थिर सुखम आसनम अथ योग अनुशासनम, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में ये पहला श्लोक जो लिखा है, ये इसीलिए लिखा है कि उन्होंने असल में सारे योग पतंजलि योग सूत्र में केवल एक ही आसन की बात की है, वो ये है सुख आसन, ऐसे बैठना। उन्होंने कोई आसनों की तो बात की नहीं, वो तो अलग है, वो तो सब फिजिकल योगा हठ योगा में आते हैं। तो प्राणायाम में ये है, हम हठ योग क्यों करते हैं, हम फिजिकल योग क्यों करते हैं, वो क्यों करते थे, इसीलिए करते थे, केवल इसीलिए करते थे ताकि स्थिर सुखम आसनम अथ योग अनुशासन, कि हम ऐसी स्थिति में सुख आसन में, सिद्ध आसन में या पद्म आसन में 2, 3, 4, 5, 8 जितने भी घंटे उन्होंने बैठना था, हम आराम से बैठ सके और हम विचलित ना हो, हमारा शरीर शिथिल और सहज रहे। ये सारी योग, फिजिकल योगा, जो शारीरिक योग का पूरा मकसद यही था कि हम अपने शरीर को इतना ठीक कर लें कि जब हम ऐसे बैठे, हम ये ना करें, ये ना करें, ऐसे ना करें, हमें ऐसे ना करना पड़े, हमें लातों को आगे करके ऐसे ना करना पड़े, आगे पीछे ना करना पड़े। क्योंकि अगर वो करेंगे क्या होता है, हमारा ध्यान टूट जाता है। अगर आपको करना पड़ेगा तब करना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर अभी उस स्थिति पे नहीं है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैंने कहा था उज्जयी प्राणायाम में हमने श्वास को अंदर लेना है और गले को टाइट करना है पहले। और जैसे ही गले को टाइट किया, ये देखो, ये मेरी ये जो चिन है, ठोडी जो है, इसको जैसे आगे को देखो कैसे किया मैंने, ऐसे आगे को किया है ना। इससे क्या होगा, ये गला अंदर को जाएगा, फिर हम अंदर जब श्वास लेंगे ये अंदर मैं ले रहा हूं हवा, और ये जो आवाज आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि गला टाइट किया हुआ है। गले को टाइट, अब फिर से देख लो कैसे करना, ठोडी को आगे करें, लब आपके बंद है, दांत जो है वो नीचे नहीं होंगे, वो बस एक फासला है हल्का सा, और जीभ जो अंदर रेस्टेड है, जीवा जो है वो शांत रहेगी अंदर। ये देखो ऐसे, पहले ऐसे करके अब अंदर खींचो हवा को नाक के द्वारा, जल्दी जल्दी, एक झटके में भी कर सकते हो, सॉरी एक लगातार लय में भी कर सकते हो, या धीरे धीरे भी ले सकते हो अंदर। मगर मेन पॉइंट ये है, जब आप अंदर श्वास लोगे उसको बाहर नहीं निकालना। ये मैं धीरे धीरे ले रहा हूं अंदर, ठीक है। अब मैंने मुझे बोलना पड़ा, इसलिए मेरी श्वास जो है वो बाहर निकल गई, अब फिर अंदर लूंगा। शून्य मुद्रा। ये अब समझाऊं ये क्या था। पहले जो साउंड था वो बहुत कोर्स था, जैसे बहुत ही जैसे एक कड़क सा साउंड था, है ना। और जैसे जैसे मैं करता रहा, मेरा वो जो साउंड है वो एक पतला भी होता गया और ऊंचा भी जाता गया, क्योंकि वो गला अब साफ हो रहा था।
जो थायराइड, ये सारे थायराइड को इफेक्ट करेगा, गले को इफेक्ट करेगा। ये गले में जो भी ये गंदगी फंसी है या कुछ भी, वो उसको साफ करता जाएगा ऐसे। अब मैं इसको लगातार देखो श्वास को खींचूंगा, इसमें जीभा को आप हमेशा ऊपर लगाएं। अब जीभा को अंदर ऊपर की ओर तालू के साथ लगा ले, ठीक है ना, इनसाइड ऑफ द माउथ। फिर गर्दन को नीचे करें, इस ये बंद है, इसको जलंधर बंद बोलते हैं। और नीचे से भी हमने मूलाधार बंद लगाना, समझाऊंगा अभी। और फिर इस गर्दन को ऊपर करेंगे, दोनों बंद खोलेंगे और राइट नासिका को बंद करके हम लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे वायु को निकालते हैं, ठीक है। तो फिर से अब देख लें, अब इसमें दो जो बंद लगे थे उनको समझ लिया। अब आपने समझ लिया गले को कैसे टाइट किया जाता है। ये जो आवाज आ रही है ये अपने आप आती है, आपने नहीं निकालनी है आवाज, ये अपने आप आनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने गले को यहाँ से ऐसे टाइट किया है। तो जब हवा अंदर जाएगी वो ये आवाज अपने आप पैदा करेगी, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, ये अपने आप आवाज आ रही है, आप नहीं कर रहे, उसको जानबूझ के नहीं बना रहे इस आवाज को। अब जो दो बंद मैंने लगाए, इसमें जब हम अंदर हवा को खींच रहे हैं, अंदर ले रहे हैं हवा को, और उसको होल्ड करके हम रखेंगे और फिर उसको बाहर निकालेंगे। और जब हमने अंदर पूरी हवा भर ली, ऐसे कर करके अंदर ही ले रहे, बाहर नहीं निकाल रहे, तब हमारे फेफड़े भर जाएंगे, ठीक है ना। तब हमने गर्दन को नीचे ऐसे, ये ठोड़ी को ऐसे नीचे थोड़ा सा करना, ये है जलंधर बंद। यहाँ पर इस जब हम विशुद्धि चक्र को ऐसे कर देते हैं बंद, यहाँ से फिर वायु ऊपर नहीं आ सकती, ये है जलंधर बंद। और नीचे से हमने क्या करना, हमने प्रेशर डालना है कि हमारा जो मूलाधार बंद होता है, एनस लॉक बोल लो। ये जो लेडीज प्रेगनेंसी में उनको ये सिखाया जाता है बच्चे के टाइम कैसे बर्थ के लिए। मगर ये है कि आप अपने जो बटक्स है, जो ये जो उनको ऐसे इकट्ठे करते हैं, फिर ऊपर को खींचते हैं। तो आप अपने बॉटम्स को ऐसे अंदर करके फिर हॉरिजॉन्टली, और फिर ऊपर को खींचना आपने, जैसे आप अपने टॉयलेट को रोक रहे हो, मेरी टॉयलेट बाहर ना निकले। इसको ऐसे ही समझाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ये कठिन है समझाना। तो ये हो गया मूलाधार बंद। तो इससे क्या होगा, आप ऊपर को खींच रहे हो शक्ति को, ठीक है। तो इस यहाँ और यहाँ इस एरिया में वो प्रेशर पड़ रहा है, अंदर हवा जो रुकी हुई है। अब इसको आपने 5 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक रोक के रखना, जितनी आपकी क्षमता है। और आपने लगातार मूलाधार से ऊपर खींचते रहना है। ऊपर को पहले अंदर को ऐसे ऐसे खींचा, फिर ऊपर को आपने लगातार मूलाधार से ऊपर को खींचना है। और ये जलंधर बंद ऐसे ही रहेगा। जब आप और इसको ना खींच पाए ऊपर को मूलाधार को, और आपको लगे अब मुझे हवा को बाहर निकालना है क्योंकि मैं अंदर नहीं और देर रख सकता, तब आपने क्या करना है, अपने गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाना है, इसको स्ट्रेट रखना, अपने गर्दन को अपने मेरुदंड के साथ ऐसे लाइन में इसको ऐसे हल्का सा उठा के, ये बंद खुल गया, वो नीचे वाला बंद अपने आप खुल जाएगा। ये जलंधर बंद खुल गया, वो मूलाधार बंद खुल जाएगा। फिर आपने अपने ये जो राइट नासिका है, आपके सज्जे साइड की नासिका, इसको बंद करके लेफ्ट नासिका से आपने हवा को निकालना है, ठीक है। और वो भी धीरे धीरे, ये नहीं ऐसे जोर से नहीं निकालना, ऐसे ही बैठे रहोगे शांत तरीके से, और उंगल को बहुत हल्का सा यहां दबाना, ठीक है। तो ये हुआ उज्जयी प्राणायाम। अब देखो ये काफी कठिन है, ये आसान तो है नहीं, इसमें कितना कुछ मुझे आपको बताना पड़ा और समझाना पड़ा। तो इसमें माहिरता प्राप्त करने के लिए ना, इसमें माहिर होने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। मगर अगर मैं आपको कहूँ, ये चौथा, अगर 100 से अधिक प्राणायाम है, मगर अगर मैं सिर्फ 4 गिनूं सबसे जरूरी और सुपर प्राणायाम, जिनको सुपर बोल देते हैं प्राणायाम, ये उनमें से एक होगा।
पहले हमेशा भस्त्रिका होगा, क्योंकि भस्त्रिका से हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है और हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन आता है, तो वो तो सबसे जरूरी है, वही तो हमें सबसे जरूरी वाला प्राणायाम है भस्त्रिका। उसके बाद कपालभाति, जिससे हमारे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते। उसके बाद ये उज्जयी प्राणायाम करना है, और मैंने इसको बताया हुआ कि आप अलग भी कर सकते हो ताकि आपका ध्यान ना टूटे, मगर ये कपालभाति के बाद भी कर सकते हो। तो उसके बाद ये 5 मिनट, कम से कम 10 मिनट तक भी लेके जा सकते हो अगर आपको करना है, मगर 5 से 8 बार बहुत होता है, 5 से 8 बार, ठीक है ना। और फिर अंत में अनुलोम विलोम, जिससे हमारा मस्तिष्क को सारी ऑक्सीजन मिलती है, ब्रेन को, और पूरे मेरुदंड को मिलती है, जो सारा नर्वस सिस्टम है वो सारा हमारा शोधित होता है। तो ये 4 प्राणायाम है। तो जितना इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान लगा के इसको सीखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। जिनको हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम, वो भी ठीक, उसमें काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। हाइपोथायराइड प्रॉब्लम में भी काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। ये बाबा रामदेव का जो पतंजलि योग पीठ, इन्होंने बहुत इसके ऊपर शोध किया, रिसर्च किया, इनके पास बहुत डेटा है, बहुत प्रूफ है कि ये काम करता है। तो अब जब उनके पास एविडेंस है, उनके पास प्रूफ है, उनके पास ये सबूत है कि ये काम कर रही है चीज़ें, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? सारी दुनिया कर रही है, अंग्रेज लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। अंग्रेज तो योग को ऐसे पकड़ के रख रहे हैं जैसे ये है तो है, ये अनमोल है, एक अनमोल हीरा उनको मिल गया। अब उन्होंने तो इसको मरोड़ तरोड़ के बहुत ढंग से इसको योग को करते हैं, है ना। तो भारत के लोग भी करते हैं, मगर कम करते हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत कम करते हैं, अभी भी और आवश्यकता है। और जो मिडिल क्लास से, जो बेचारे मिडिल क्लास नहीं है, गरीब है, वो उससे भी कम करते हैं। तो जितना ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमें स्वस्थ रख सकती है, तो सबको पता लगे और सबको बताएं। अब मैंने आपका ये उज्जयी प्राणायाम किया था। अब हम कपालभाति के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। कपालभाति में आप इस मुद्रा को रखें, अपान वायु मुद्रा। तो इसमें पहले वायु मुद्रा बनाते हैं। जो पहली उंगल है, इंडेक्स फिंगर, उसको अंगूठे के मूल में लगा के ऊपर से हल्का सा प्रेशर अंगूठे से, ये बन गई वायु मुद्रा। जिनको शरीर में दर्द है वो केवल यही मुद्रा भी रख सकते हैं। बस एक मुद्रा रख के आपने ये प्राणायाम करने हैं। उसके बाद अगर आप दूसरी 2 उंगलों को अंगूठे के ऊपरले भाग से जोड़ दे, ये अपान मुद्रा बन गई। तो इकट्ठा ये वायु अपान, ये अपान वायु मुद्रा बन गई, ठीक है ना। तो इससे हमारे जो टॉक्सिन्स है वो निकलते हैं शरीर से, ये है, ठीक है ना। तो ये हमारी, ये आपने ये पोजीशन रखनी है दोनों हाथों की, और फिर ऐसे बैठ के हमने हवा को अब निकालना है। पहले हमने अंदर लिया था ना उसमें उज्जयी में, अब हम निकालेंगे एक झटके में, ऐसे जैसे हम छींक मार रहे हैं। मेरे चेहरे को देखो, शरीर को देखो, मेरे नाक कंधे उठ रहे हैं, वो रिलैक्स है ना, मैं ऐसे झटके से कर रहा हूँ ना, मेरे चेहरे पे कोई तनाव है, जैसे मैं ऐसे नाक को नहीं हिला रहा है, ऐसे चेहरे के ऊपर कोई तनाव नहीं लेके आ रहा। ये सारी चीजें जरूरी है। सीधे बैठना हमेशा। अब लय को देखो, लय 1 सेकंड में 1 बार है, तो इसको भी ज्यादा तेज नहीं करना। ये लोग, कई लोग ऐसे करते हैं, ये बहुत फास्ट है, बहुत तेज है। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपके कमर में भी दर्द हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, ये गलत है। तो इसीलिए शक्ति को सही रखें। ये मध्यम शक्ति है, मगर एक लय है, 1 सेकंड में 1 बार। अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की कोई भी कंडीशन है, आप मध्यम शक्ति नहीं लगा सकते। आपको मध्यम शक्ति से तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये है वो शक्ति, ये मध्यम शक्ति अभी दिखाई आपको, ये फिर से मध्यम है।
और ये उससे कम है। इसमें भी देखो पेट फिर भी अंदर जा रहा है, हल्का सा पेट अंदर को जा रहा है, ऐसे ये अपने आप जाएगा। पेट, अगर आप पेट को अंदर खींचेंगे या उसको फिर सिकोड़ के अंदर रखेंगे तो ये गलत है, ये कपालभाति में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम छींक मारते हैं तो ये नेचुरल तरीके से ये पेट अपने आप अंदर जाता है, इसको नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। मगर अगर आप उसको खींचेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। उससे भी फिर आपकी लोअर बैक पेन, ऐसे स्टमक पेन होने शुरू हो जाएगी, और जो ये प्रक्रिया है वो सारी गलत है फिर। क्योंकि जब पेट अंदर जाएगा, वो अंदर इसलिए जाएगा क्योंकि आप हवा को झटके से और बहुत फास्ट तरीके से नाक से निकाल रहे हो, फिर वो हवा अपने आप अंदर आएगी उसके बाद। तो ये चीज़ें जरूरी है सुनने के लिए और समझने के लिए कि जब पेट अंदर जाएगा तो उसके बाद हवा अपने आप नाक के द्वारा अंदर आएगी, क्योंकि लब हमने बंद किए हुए हैं, तो सारा कुछ, सारे एक्शन यहाँ पर है नाक के ऊपर। अगर मैं नजदीक आऊं तो आप सुन सकेंगे, आपको सुनाई देगा कि कैसे श्वास अंदर आ रहा है। देखो, सुनना जरा। ये मैं नहीं खींच रहा, ये अपने आप श्वास अंदर आ रहा है। मगर अगर थोड़ा सा हल्का आपने खींच भी लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये नहीं करना ये ऐसे जोर से अंदर खींचना, ये यहाँ पर आप गलत हो जाओगे, हाइपर वेंटिलेट कर जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपका उल्ट फुल्ट हो जाएगा ये जो श्वास लेने की जो आपकी क्रिया है ना। तो फिर से सुनो कि कैसे श्वास अपने आप अंदर आएगा। तो आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो है एक झटके से, एक बहुत फास्ट तरीके से हवा को बाहर निकालना है। इस कपालभाति को लगातार कम से कम 5 मिनट करना, मगर लगातार अगर हो सके 15 से 20 मिनट तक इसको लेके जाना है। मगर जब भी हम प्राणायाम करें तो कम से कम 5 मिनट आप उसको एक लय में 5 मिनट जरूर करें, और आंखों को नहीं खोलना, आंखें बंद रहनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपका ध्यान अंदर ही रहे। तो जब हम इसको लगातार में एक लय में करेंगे, जो आप जिन लोगों को मैंने इंग्लिश में सिखाया, अगर वो पिछले 3 हफ्ते से जो कर रहे हैं लोग, तो अब वो एक लय में आ गए होंगे। अगर उन्होंने सारे वीडियोस एक दिन के बाद दूसरे दिन की वीडियो देखी है और की है मेरे साथ, तो वो अब एक लय में आ जाएंगे। अब हम 1 घंटा 50 मिनट में से 1 घंटे में एक लय में बैठ के वो सारे कर सकते हैं, और हमारी आंखें नहीं खुलेगी, और हम चलो अगर आपको थोड़ा हिलना भी पड़ा, आप थोड़ा सा व्यायाम बीच में करना भी पड़ा, वो ठीक है, अगर आप बैठ नहीं सकते लगातार, मगर वो ऐसे लगातार करेंगे। अभी आप लोग सीख रहे हो, क्योंकि हिंदी में ये मैं सिखा रहा हूँ वीडियो, तो अभी आपको थोड़ा वो लय नहीं अभी आएगा। मगर जब हम सब कुछ ये सीख जाएंगे, आपने भी ऐसे ही करना है, बिना आंखें खोले, बिना रुके, एक प्राणायाम के बाद दूसरा प्राणायाम, ताकि 1 घंटा या 50 मिनट ऐसे 1 घंटा वो लगातार चलता रहे। कम से कम मैंने पहले भी समझाया, आधा घंटा, उसमें 10 मिनट भस्त्रिका, 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम। अब मैं आपको अनुलोम विलोम समझाऊंगा। अब मैंने कपालभाति पूरी समझा दी, मैंने 3 मेन गलतियां बता दी कि लोग अपने पेट को अंदर खींचते हैं और उसको फिर सिकोड़ के अंदर रखते हैं, ये गलत है। मैंने ये भी समझाया कि लोग हवा को एक झटके से नहीं निकालते, क्योंकि अगर वो ऐसे निकाले तब वो पेट अपने आप अंदर जाएगा और फिर अपने आप हवा अंदर आएगी। और तीसरी गलती यही है कि हवा को अंदर जोर से फिर लोग खींचते हैं, वो सोचते कि हमने जोर से बाहर निकाला, हमें जोर से अंदर लेना पड़ेगा, तब ही हम उसको फिर बाहर निकाल पाएंगे। ये गलत है। जो जब इसको जोर से निकालेंगे
जो वायु वापस अंदर आएगी वो इतनी आएगी कि हम फिर से उसको बाहर निकाल सकेंगे, जो दूषित वायु है, ठीक है। तो ये मेन गलतियां, इनको समझ लो। और मैंने मुद्रा समझा दी थी। अब अनुलोम विलोम में हम ये सिर्फ ध्यान मुद्रा रखेंगे, वो भी आपके लेफ्ट हैंड पे। अगर आप राइट हैंडेड हो तो राइट हैंड आपका जो राइट अंगूठा है, सज्जा जो अंगूठा है राइट हाथ का, वो आपके नासिका पे जाएगा, राइट नासिका को ब्लॉक करेगा। और लेफ्ट नासिका से हमने अंदर लेनी है श्वास, ऐसे। ये अब नासिका से यहाँ खींचेंगे, अभी यहाँ से नहीं खींचेंगे, जैसे पहले भस्त्रिका में समझाया था, यहाँ से खींचना। अब यहाँ से जोड़ आएगा और फिर इसको बंद करेंगे। ये बीच, ये फर्स्ट उंगल को नहीं यूज करेंगे, इसको यहाँ आप रख सकते हो तीसरे नेत्र पर ऐसे लगा के, ताकि आपका हाथ ऐसे स्थिर रहे। तो पहले पहली उंगल को ऐसे लगा लें अगर लगाना हो, या इसको मोड़ के ऐसे रख लें अंगूठे के मूल में, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जो दूसरी 2 उंगलियां वो उस साइड पे जाएगी, नासिका के दूसरी साइड पे, उसको ब्लॉक करने के लिए। पहले हमने हमेशा राइट नासिका को ब्लॉक करके लेफ्ट से श्वास को अंदर लेना है, 2 से लेके 3 सेकंड, और फिर हमने इसको बंद करना है इन 2 उंगलों से, और फिर अंगूठे को हटा के अंगूठे के साइड से उस नासिका से हमने प्राण उस श्वास को निकालना है, फिर उसी नासिका से अंदर लेना है, उसको फिर बंद करके अंगूठे से, और फिर दूसरी उंगलियों को हटा के इधर से निकालना है। अब इसमें बीच में कोई मतलब आप रेस्ट नहीं करेंगे, विश्राम नहीं करेंगे, आपने लगातार 2-3 सेकंड में अंदर लेना है, 2-3 सेकंड में बाहर निकालना, फिर 2-3 सेकंड में अंदर लेना, 2-3 सेकंड में बाहर। लेफ्ट से अंदर लिया, राइट से निकाला, राइट से अंदर लिया, लेफ्ट से निकाला। ये एक अनुलोम विलोम हुआ। ऐसे इसको भी कम से कम 5 मिनट करना। इसमें तो बिल्कुल भी आंखें नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके ब्रेन को ऑक्सीजनेट करता है। तो यहाँ पर जब आंखें खुलती है तो सारी जो एक कूलनेस, एक ठंडक सी आपकी आंखों के ऊपर आ जाती है, मगर वो शक्ति आपने बाहर निकाल दी, तो उसको अंदर ही रोक के रखो, तो वो जरूरी है। तब आपकी आई साइट जो है, जो आपकी आंखों की शक्ति है, वो भी बढ़ेगी इसमें, ठीक है। तो अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लिया, उसको बंद किया, राइट को खोला, राइट से निकाला, जिससे निकाला उसी से फिर अंदर भी लेनी है हवा, फिर अंगूठे से बंद किया और दूसरी 2 उंगलों को उठाकर लेफ्ट से निकाला। ये एक हुआ अनुलोम। फिर से देखो, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। जब एक नासिका खुली है, दूसरी बंद है, फिर से लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। धीरे धीरे ऐसे करते रहो। ध्यान आपका तीसरे नेत्र पर होना चाहिए, आज्ञा चक्र पर। यहाँ पर ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मेरी यहाँ पर कोई वायु अटकी है और उसको मैंने बाहर ऐसे निकालना है, फिर मैंने अंदर लेनी है और यहाँ तक लेके आना है उस श्वास को। तो आपका फिर ध्यान इस चक्र पर पड़ेगा काफी ज्यादा, आज्ञा चक्र इसको बोलते हैं। तो अंदर श्वास लो, फिर निकालो, फिर अंदर लो, फिर निकालो। लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, फिर राइट से अंदर, फिर लेफ्ट से बाहर। तो जिस नासिका से हम शुरू करेंगे वो हमेशा लेफ्ट नासिका होगी, और जिससे हमने अंदर ली हवा, कभी भी उसी नासिका से हम बाहर नहीं निकालते हवा को। ये पहली गलती है जो लोग करते हैं, जिससे अंदर लेते उसी से बाहर निकाल देते। नहीं, उस जिससे अंदर लिया उसकी जो दूसरी ऑपोजिट है, दूसरी नासिका, उससे निकालना है। अब जो दूसरा असूल वो ये है, जिससे हमने निकाला है उसी से हमने वापस अंदर भी लेना है।
तो ये सही है। जिससे निकालते हैं उसी से अंदर लेते हैं। फिर जब उससे हमने अंदर लिया, उसको फिर बंद करके दूसरी से निकालना है। तो यही मेन रूल है। और ये हो गया अनुलोम विलोम। और इससे हमारा पूरा मेरुदंड, हमारा पूरा ब्रेन, इसको बहुत ऑक्सीजन मिलती है। और नर्वस सिस्टम जो है हमारा, इसको नाड़ियों का सिस्टम बोलते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी से नाड़ियाँ सारी शरीर में फैलती है, हमारे उंगलों तक, हमारे पैरों तक, उसको पूरा शोधित करती है, नाड़ी सिस्टम को। तो बहुत ही जरूरी प्राणायाम है। ये भी सुपर प्राणायामों में गिना गया है। तो अब आपके पास मैंने सारे वीडियो जो, अब ये 7वां सेशन है हिंदी में, और बस अभी मुझे लगता है इस अगले हफ्ते ही हमारे थोड़े से हिंदी के सेशन और रहेंगे। उसके बाद ये क्लासेस बंद हो जाएगी। फिर आपके पास फेसबुक के ऊपर है, आप अपने आराम से अपने तरीके से देखें। मैं कभी ना कभी थोड़ी सी कभी 1-2 क्लास कर दिया करूँगा जब भी मेरे पास समय होगा। और अब मैं थोड़ा सा सत्संग और ये योग के ऊपर, सत्संग हमारे धर्म के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर, वो भी कभी मैं क्लासेस कभी रखूँगा। वो मैं बता दिया करूँगा अपने फेसबुक के पोस्ट पे, आप देखते रहना। किसी भी विषय के ऊपर जो जरूरी विषय है कि इसके बारे में हमारी सोच कैसे होनी चाहिए। अभी मैंने जब अक्षय तृतीया का दिन था तब मैंने एक सत्संग किया था, वो आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर भी और यहाँ पर भी फेसबुक के ऊपर भी पड़ा हुआ है। तो वो एतवार के दिन किया था। फिर हमने जब ये हुआ, उस दिन हमने अक्षय तृतीया के बारे में बताया था। मैं अपने पिताजी के अस्त्र लेके गया था भारत में, आज से 9 साल पहले। वो भी अक्षय तृतीया का दिन था तब, वो इसलिए मुझे उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने आपको समझाया कि जो मेरे समझ में आती है चीज़ें, कि अध्यात्म क्या है और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। और फिर मंगलवार को ही, जब कल मंगलवार को ही हमने किया था, वो था आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती, श्री रामानुजाजी आचार्य जी की जयंती थी। तब भी एक थोड़ा सा मैंने आपको एक कथा सी बताई थी उनके जीवन के बारे में। उनके जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी स्टोरी थी। कुमार भट्ट एक व्यक्ति थे जिनसे वो मिले थे, और इसमें मैंने गुरु के महत्व के बारे में समझाया था कि गुरु की महिमा कितनी भारी है, हरि सो भारी। तो वो आप सुन सकते हो। ये ध्यान होता है, ये सत्संग जो है यही भी एक ध्यान है। तो जब हम ध्यान करते हैं, हमारे मन की ग्रंथियाँ जो है वो खुलती है। जब हमारी मन की ग्रंथियाँ खुलती है तब हम और भी ज़्यादा, हमारे अंदर सात्विक शक्ति आती है, और हम इन चीज़ों से फिर जुड़ना शुरू हो जाते हो। कि अभी कई लोगों के लिए ये इन चीज़ों से जुड़ना बड़ा कठिन है। ये उनका दोष नहीं है, ये हम सब अलग अलग स्थितियों पे हैं, अलग अलग लेवल पर। अब शायद मैं यहाँ हूँ, शायद आप वहाँ हो, शायद आप वहाँ हो, शायद उससे कोई आगे कोई है, शायद उससे, जो भी है, हमारी आध्यात्मिक स्थिति अलग अलग है सबकी। एक इंसान के लेवल पर, एक जीव के लेवल पर, इंसान को भी छोड़ो, हम तो जीवों को भी मानते हैं, जीव की हत्या भी नहीं करते। हम सब एक हैं, भगवान के नजरों में हम सब एक हैं। एक लाइफ के लेवल पर, एक जीने के लेवल पर हम सब एक है, समान है। मगर आध्यात्मिक स्थिति पर हम सब अलग अलग ढंग पे, अलग अलग लेवल पे है। और जितना आप इन चीज़ों को करेंगे, आपका जो सात्विक नेचर है वो बढ़ती जाएगी। जो अच्छी नेचर है, गुड नेचर है, उसी को बढ़ाना है। और फिर आप इस चीज़ से अपने आप जब एक बार जुड़ गए, फिर आप इससे हटना नहीं चाहेंगे। तो आपका दिनचर्या जो है, हम सब चाहते हैं कि अच्छा हो, और उसमें योग प्राणायाम एक बहुत बड़ा हिस्सा, और ध्यान भी उसमें एक हिस्सा हो। अब आपको ये मैंने सारे प्राणायाम अब सिखा दिए हैं, क्योंकि मैंने 3 प्रकार के भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अग्निसार और उज्जयी प्राणायाम आज हमने समझाया। तो ये अब आपके पास ये सब कुछ है। आप इनको देखें वीडियो को, और अपने आप को स्वस्थ करें। नमस्ते।